नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था। आज हम 1950 के बाद 1950 से 1990 के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई थी तथा उस बीच भारत की अर्थव्यवस्था की क्या गति थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था की बात कर लें तो अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसके अंदर एक व्यक्ति अपनी जीविका अर्जित करता है, मतलब उसी में कमाता है, उसी में खर्च भी करता है और उसी के अंदर रहता भी है। तो यही चीज़ है, यही प्रोसेस चलता रहता है जो अर्थव्यवस्था को चलाती है, और इसी को ही हम आर्थिक तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी जो 3 समस्याएं होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम जो उसकी होती है, उसको सॉल्व करा जाता है आर्थिक तंत्र के अंदर। तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, और किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर वॉम टू प्रोड्यूस। तो इसमें जो पहली समस्या होती है, क्या उत्पादन किया जाए, ये अर्थव्यवस्था में उत्पादित जो वस्तुएं उत्पादित करनी होती हैं, जो वस्तुएं उनके चयन से संबंधित होती है कि हम जिसमें मुनाफे वाली वस्तुएं करें या फिर सार्वजनिक वस्तुएं करें जिसका वो लोग भी लाभ उठा सके जो वस्तुएं खरीदने में सक्षम नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो इसकी प्रॉब्लम आती है वो आती है कैसे उत्पादन किया जाएगी, और यह तकनीक से संबंधित होती है, तकनीक के चयन से संबंधित कि हम किस प्रकार से उत्पादन करें, किस तकनीक का इस्तेमाल करें जिससे हम उत्पादन करें। जैसे 2 प्रकार की तकनीक होती है, एक पूंजी प्रधान तकनीक और एक श्रम प्रधान तकनीक। तो इन्हीं दोनों तकनीकों के आधार पर कोई भी फर्म जो होती है वो उत्पादन करती है। अब आता है हमारा थर्ड जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसके बारे में। इसका संबंध व्यक्तियों के बीच उत्पादन के बंटवारे से होता है, मतलब कि जो उत्पादन हुआ है, जो वस्तु उत्पादन हुई है उसका बंटवारा किन किन व्यक्तियों के बीच करना है। अमीर लोगों के लिए करना है या फिर गरीब लोग हैं उनके पास भी करना है। ये सब होती है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो पहले हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने रूप होते हैं। तो ये है पहला हमारा अर्थव्यवस्था का रूप। तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एक एक करके हम इन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो निजी हाथों में होता है, मतलब सरकारी हाथों में ना होकर वो प्राइवेट हाथों में होता है। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का साधनों पर स्वामित्व होता है, उत्पादन के साधनों पर वो सार्वजनिक होता है, मतलब सरकारी नियंत्रण होता है। इसमें सरकार ही तय करती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कैसे उसका उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र ही यह निर्धारित करता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसे हमारे भारत ने भी अपनाया है, यह वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन जो निजी क्षेत्र होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंडर में काम करता है, मतलब इसमें बहुत बड़ा जो भाग होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र का ही होता है। वही ये निर्धारित करता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है। क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अपनाने का उद्देश्य यह भी रहता है कि इससे हमारे देश जो हमारा जो समाज है उसमें समानता बनी रहे और जो हमारी ग्रोथ है उसको भी बढ़ावा मिलता रहे। और यही यहाँ पे पूछा भी जा रखा है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों अपनाया। तो जो हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित नेहरू, उन्होंने सोचा कि अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लेते हैं तो इस अर्थव्यवस्था में तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए उत्पादन किया जाएगा जो लोग उसको खरीद सकते हैं,
लेकिन और समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो सिर्फ हम सरकार का ही नियंत्रण रहेगा, लेकिन भारत में बहुत सारी ऐसी भी फर्में थी जो इसको एक्सेप्ट नहीं करती अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना लेते हैं, पूंजीवादी। तो इसलिए हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया ताकि हमारे देश की ग्रोथ ठीक से हो सके। अब इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए, तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन, मतलब एक इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। एक प्लानिंग के अंदर हमें अपनी जो देश की ग्रोथ थी उसको बढ़ाना था, ताकि एक निर्धारित समय के अंतर्गत हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। तो जो आर्थिक नियोजन, इसकी परिभाषा तो यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इसकी एक सरल परिभाषा की अगर मैं बात करूँ तो आर्थिक नियोजन का मतलब होता है अपनी देश की जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ावा देने से, कि हम अपने आर्थिक जो हमारे देश में संसाधन है, मानव संसाधन या प्राकृतिक संसाधन, हम उनका किस प्रकार से प्रयोग करें ताकि हम अपने देश की ग्रोथ को बढ़ावा दे सकें। तो आर्थिक नियोजन में सिंपल सी चीज़ थी ये, और इसी चीज़ को इसी के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था योजना आयोग, और इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री थे। लेकिन 2016 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जिसका नाम है। अब इसमें योजना जो आयोग था उसमें योजना का क्या अर्थ है उसके बारे में बता रखा है कि किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले से ही तैयार किया गया कोई भी दस्तावेज, जिसे ब्लूप्रिंट भी कहते हैं हम, वह होता है ताकि हम जो भी योजना है उसको निर्धारित समय में पूरा कर सके। अब इसके उद्देश्य क्या थे योजना आयोग के बनाने के और आर्थिक नियोजन के? तो पहला, देश की जो भौतिक और मानवीय संसाधन था उनका आकलन करके और उनका प्रभावपूर्ण प्रयोग करना और उनके लिए योजना बनाना। और इसी क्रम में पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई जो रूस से ली गई थी। यह योजना जो थी वो सबसे पहले 1928 में रूस में अपनाई गई, फिर उसके बाद भारत ने इसे 1950 में अपनाया। भारत ने इसका इम्पैक्ट देखा क्योंकि रूस ज़्यादा भारत का मित्र देश भी है, तो उन्होंने इसी से उसे अपनाया है। तो हम देख लेते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को अपनाई गई थी जो 31 मार्च 1956 तक रही। और ऐसे ही कई पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई जो आप अभी देख रहे हैं। ये वो पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना है, ये दूसरी, ये तीसरी। और कुछ ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं भी रहीं जो केवल 3 वर्षों तक चली। जैसे ये एक पंचवर्षीय योजना थी जो 1 अप्रैल 1966 से लेकर 1 अप्रैल 1969 तक चली हैं। कुछ वार्षिक योजनाएं भी थी जो केवल 1 वर्ष तक चली। कुछ द्विवार्षिक योजनाएं भी जो 2 वर्षों तक केवल चली हैं। अब ऐसी करके ये योजनाएं केवल 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक यहीं तक ये योजनाएं चल सकीं। फिर उसके बाद इन्हें भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। लेकिन अभी भी जो योजना आयोग है वो अस्तित्व में है, लेकिन उसका बस नाम बदल गया, काम उसका वही है। अब हम आगे इसके पढ़ लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के लाने के पीछे के क्या क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य था वह था समृद्धि, जिसके ग्रोथ। फिर उसका दूसरा उद्देश्य था आधुनिकरण, तीसरा था आत्मनिर्भरता और चौथा था समानता। तो समृद्धि से क्या मतलब है? विकास से अभिप्राय देश में वस्तुओं और जो सेवाएं होती हैं उनके उत्पादन में वृद्धि करने से है, क्योंकि जो हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा तो इससे जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, जो एक अच्छा सूचक माना जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के बढ़ने का। तो इसमें जीडीपी की परिभाषा भी दे रखी है कि 1 वर्ष की अवधि के दौरान एक देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं व सेवाएं का जो बाज़ार मूल्य होता है वह जीडीपी कहलाता है। अब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन। तो जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा भाग था, सबसे बड़ा रोल कृषि का था, क्योंकि हमारी 64% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर ही निर्भर थी।
लेकिन जो उसमें लगने वाली मशीनें होती हैं, जैसे फसल काटने की मशीनें, वो सब बहुत पुरानी हो चुकी थी। या जो नई नई तकनीकी आ गई हैं, थ्रेशिंग की तकनीकें, जिससे गेहूँ अलग किया जाता है जो रहती है उससे, फसल से। ऐसी कई कई बहुत पुरानी तकनीक थी, जैसे मीलें थीं कई प्रकार की, कपड़ा मिल, ये सब की जो मशीनें थी वो पुरानी हो चुकी थी। तो इसी के लिए मॉडर्नाइजेशन अपनाना भी ज़रूरी था, जिससे नई तकनीक अपनाने से फिर जो वस्तुओं का उत्पादन होता वो कम समय में ज़्यादा वस्तुएं उत्पादित होती। और फिर उसके बाद इसमें सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी, जो सामाजिक दृष्टिकोण था उसमें भी परिवर्तन लाना था, जैसे महिलाओं को सशक्तिकरण करना, उनमें शिक्षा का प्रसार ज़्यादा करना, जिससे वो भी अपनी भागीदारी को पूर्ण रूप से निभा सकें। अब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, सेल्फ रिलायंस की। तो इसका मतलब होता है कि बाहरी सहायता की समाप्ति। अब एक छोटी सी कहानी है इसके लिए। जब 1765 में जो पाकिस्तान और भारत थे, तो वो दोनों आपस में युद्ध हुआ था एक बार। तो जो अमेरिका था वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अनाज की सप्लाई करता था, क्योंकि हमारा देश उस समय इतना आत्मनिर्भर नहीं था। हालांकि हमारे देश की 64% या उससे अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न थी, लेकिन तब भी वह इतना उत्पादन नहीं कर पाते थे, और उत्पादन जितना होता था वह बहुत घटिया क्वालिटी का होता था। तो अमेरिका से वस्तुओं को मंगवाना पड़ता था। तो अमेरिका बार बार धमकी देता था कि अगर तुम लड़ोगे तो मैं तुम्हें वस्तुएं नहीं दूंगा। तो जो भारत के प्रधानमंत्री या फिर बाकी नेताओं ने सोचा कि ये तो अगर ऐसे धमकी देते रहेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को भी एक लक्ष्य के रूप में जोड़ा गया, जिसमें 2 बातों का ज़्यादा ध्यान रखा गया: विदेशी निर्भरता को कम करना और विदेशी हस्तक्षेप को से बचने के लिए। क्योंकि अगर हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम किसी भी बाहरी विदेशी हस्तक्षेप से बच पाएंगे, और उस पर आत्मनिर्भरता भी कम हो जाएंगी। ये 2 बड़ी बातें रहीं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं समानता की। अब समानता क्या थी? जो विकास था, विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, ये तीनों तो सब ठीक हैं, लेकिन जब हम इनके उद्देश्य को पूरा करने की बात आती है, तो अगर हम व्यक्तियों में इक्वलिटी नहीं रहेगी, समानता ही नहीं रहेगी, तो हम इन तीनों उद्देश्यों को कैसे पूरा करेंगे? जैसे एक मज़दूर है, वह 6,000 रुपये कमाता है एक महीने में, और उसी की जगह एक इंजीनियर है या कोई डॉक्टर ले लो, तो वो 50,000 रुपये महीने के कमाता है। अब इसी को अब हम एनुअल निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा निकल आएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा असमानता हो जाएगी। तो दोनों के बीच अगर समानता रहेगी, ज़्यादा मतलब असमानता भी नहीं रहनी चाहिए और ना ही पूर्ण रूप से समानता भी नहीं रहनी चाहिए कि डॉक्टर भी अगर 6,000 रुपये ही कमा रहा है और मज़दूर भी 6,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे फिर। तो इसलिए समानता भी ज़रूरी थी। अब समानता का उद्देश्य क्या था? सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना मतलब जो औरतें थीं उनको भी शिक्षित करना, जो पुरुष थे वो भी शिक्षित हो, साक्षरता दर को बढ़ाना वगैरह। तो थैंक यू। आज के लेसन में और वीडियो में बस इतना ही था। अब हम आगे के जो लेसन आएगा या वीडियो आएगी उसमें हम कृषि क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि इसका पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का क्या स्थान रहा। धन्यवाद।